वेलकम टू एसएसटी क्लास। बेटा सिविक्स में चैप्टर फर्स्ट हमारा पावर शेयरिंग चल रहा था और हम जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका तक कर चुके थे। आज मैं आपको एकोमोडेशन इन बेल्जियम कराऊंगी। देखिएगा बच्चे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम मीन्स कि बेल्जियम के अंदर जो समझदारी थी वो कितनी थी, बेल्जियम ने जो अपनी गवर्नमेंट को चलाया है वो इतना समझदारी से कैसे चलाया है। तो हम इसमें देखिए, जो बेल्जियम लीडर्स थे, बेल्जियम लीडर्स ने देखा श्रीलंका की कंडीशन। हम पढ़ चुके हैं ना श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका के अंदर लैंग्वेज को लेकर आपस में दोनों ग्रुप में इतने सारे आउटब्रेक्स हुए, वॉर हुए, सिविल वॉर शुरू हो गया और वहाँ की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गड़बड़ हो गया था। तो श्रीलंका की हालत को देखकर बेल्जियम के लोगों ने, जो उनके नेताओं ने यहाँ पर समझदारी से काम लेने के लिए अलग से डिसीज़न लिए। उन्होंने देखा कि बेल्जियम में भी एक कंडीशन पैदा हो सकती है क्योंकि डच लैंग्वेज बोलने वाले, जर्मन, फ्रेंच तीनों हैं। अगर एक को लैंग्वेज बनाया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज तो दूसरे में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंशिएट था, जो डाइवर्सिटी थी उनकी कंट्री के अंदर, इन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, इनको स्वीकार किया। और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन किए। मतलब कि उन्होंने अपने संविधान में कब से कब लेकर 1970 से लेके 1993 तक अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए बेल्जियम के लोगों ने क्या चार बदलाव किए अपने संविधान के अंदर। तो उन्होंने चार बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा संविधान में कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वहाँ पर कुछ लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कुछ फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वहाँ पर दोनों का प्रभुत्व रहेगा, यानी कि की बातें मानी जाएंगी। जो दोनों है, या मिनॉरिटी ग्रुप है या मेजॉरिटी, मतलब संख्या में ज़्यादा लोग हैं किसी भाषा को बोलने वाले या संख्या में कम लोग हैं किसी भाषा को बोलने वाले, जो राइट्स हैं वो दोनों को इक्वल मिलेंगे, उनकी समानता रहेगी। और कुछ विशेष जो या स्पेशल रूल्स तभी बनाए जाएंगे जब जो दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग पार्लियामेंट के पक्ष में होंगे। तो ये तो उनका फर्स्ट पॉइंट था कि इक्वालिटी मीन्स ये है कि फर्स्ट पॉइंट इक्वालिटी। नंबर 2 पॉइंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, तो उन्होंने पावर्स को दोनों एरिया की जो गवर्नमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों एरिया की, डच लैंग्वेज बोलने वाले और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, दोनों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स ये है कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। मतलब दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने लोगों के लिए सोच समझ के काम करेंगी। नंबर 3 क्या था बेटा? नेक्स्ट नंबर 3 आपको दिखाती हूँ। नंबर 3 उन्होंने कहा कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स क्या है पता है ना आपको? उसकी कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की। तो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अलग है और यहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर दोनों ग्रुप के अंदर बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मतलब दोनों ग्रुप में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोनों ग्रुप में मानने वाले लोग बराबर हैं। जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं उन्हें ब्रुसेल्स में बिल्कुल इक्वल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच भाषी लोग हैं जो हैं इसमें। और क्योंकि जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा के बोलने वाले लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इक्वलिटी का उन्हें दिया गया था, इक्वलिटी का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव इक्वलिटी की उन्होंने एक्सेप्ट की थी। मतलब ये है इसका कि ब्रुसेल्स है आपका, ब्रुसेल्स में चाहे डच वाले हैं या फ्रेंच वाले हैं, जो ज़्यादा लैंग्वेज वाले लोग थे उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारे बराबर उन दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले जो संख्या में कम हैं उनको भी राइट्स दिए जाएं। नेक्स्ट दिया है इन्होंने कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी काम करती थी। मीन्स जो ग्रुप में गवर्नमेंट है वो सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे।
जो हमारे ग्रुप में गवर्नमेंट चुनी गई है, उस गवर्नमेंट का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग किया करते थे। ठीक है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कोई मैटर नहीं था, मतलब केंद्रीय सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। दोनों गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जर्मन वाले भी लोग हैं, तो दोनों को अलग अलग राइट्स मिले हुए हैं। इन दोनों को गवर्नमेंट के अलावा, सेंट्रल और स्टेट के अलावा, थर्ड नंबर की जो गवर्नमेंट थी वो भी बनी हुई थी, वो ग्रुप में बनी हुई थी, उसका इलेक्शन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, चाहे वहाँ पर डच वाले हों, फ्रेंच के हों या जर्मन बोलने वाले लोग हों, तो चाहे कोई भी हों। तो वो इस सामुदायिक जो सरकार होती है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ के ग्रुप में चुनी जाती है, तो उनका इलेक्शन करती है। इस गवर्नमेंट में संस्कृति यानी कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे मामलों का डिसीज़न लेने का राइट इस गवर्नमेंट को दिया गया है। तो इस थर्ड गवर्नमेंट का क्या काम है? अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों का डिसीज़न ये गवर्नमेंट ले सकती है। और चाहे एक ही गवर्नमेंट के लोग इसका इलेक्शन करते हैं, चाहे कोई भाषा बोलने वाले लोग हों, उन्हें इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक कम्युनिटी अगर फ्रेंच वालों की है तो फ्रेंच वाले इलेक्शन कर रहे हैं, एक कम्युनिटी अगर डच वालों की तो डच वाले इलेक्शन कर रहे हैं। तो बेटा जो बेल्जियम का मॉडल है वो थोड़ा सा देखने में हमें टफ़ लग रहा है, लेकिन ये टफ़ नहीं है। जो खुद बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं तो उन्हें भी शुरू में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही ईजी रहा। सबसे बड़ी बात कि इससे सिविल वॉर की जो कंडीशंस धीरे धीरे वहाँ पर बनने लग गई थी, वो कंडीशंस ख़त्म हुई हैं। ठीक है। और जो अगर वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता तो भाषा के आधार पर ही बेल्जियम के ये दो टुकड़े हो जाते। तो ज़्यादातर जितने भी यूरोप की कंट्री थी, उन्होंने टाइम निकाल कर उन्होंने एक अलग से एक संघ बनाया और ब्रुसेल्स को उसका हेड ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ से इनके डिसीज़न लिए जाते थे। तो जो होने वाले झगड़े थे वो होने से पहले ही ख़त्म कर दिए गए। तो इस स्टोरी में हमने क्या सुना? देखिए कि बेटा जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा। हमें दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक हैं। हमें इसमें शिक्षा मिलती है कि श्रीलंका की कंडीशन देखकर जो बेल्जियम है, श्रीलंका की कंडीशन देखकर बेल्जियम वालों ने समझदारी से काम लिया। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज। दोनों के दोनों लोकतांत्रिक कंट्री थी और दोनों में इन्होंने, जैसे बेल्जियम ने बड़ा समझदारी से काम लिया तो बेल्जियम ने पावर को शेयर कर दिया, जिससे कि वहाँ पर होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो ना के बराबर थी, प्रॉब्लम्स होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो और जबकि श्रीलंका में ठीक उसका उल्टा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप है तो मेजॉरिटी ग्रुप अगर जब पावर में आ जाता है तो वो दूसरों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है, अपना प्रभुत्व जो है वो अपनी पावर कायम करने की कोशिश करता है। तो इससे देश की जो एकता होती है, यूनिटी होती है, वो संकट में पड़ सकती है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को भी लेकर चले अपने साथ में, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो आपका यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बेटे, इसमें वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देखिए बेटा, जब सत्ता में साझेदारी हो जाती है तो जो कंट्री के अंदर टकराव के अंदेशा होता है या राजनीतिक व्यवस्था को गड़बड़ होने का अंदेशा होता है या हिंसा के भड़कने की चांसेस होते हैं, तो वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे माइनॉरिटी ग्रुप हैं, वो भी चैन से जी पाते हैं, उनके बीच में भी परेशानियां पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए सत्ता की जो साझेदारी होती है वो ज़रूरी होती है। और दरअसल क्या है कि जो हमारी पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग हमारी डेमोक्रेसी की एक आत्मा है, उसके अंदर की आत्मा है, उसका अंश है। तो बेटा ये पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी लाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें खलील्स डायलेमा, खलील की उलझन है,
मतलब जैसा कि होता है, इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जो विक्रम है, विक्रम वो कौन, विक्रम विक्रम बेताल की स्टोरी पढ़ चुके हैं ना बेटा, हमने बचपन में टीवी में भी देखी होगी, बुक्स भी होती हैं। तो उसमें दिया हुआ था कि विक्रम जो होता है रात को बिल्कुल जब खामोश हो जाता है, तो विक्रम रात की खामोशी में एक बाइक चला के आ रहा होता है, और जो बेताल है, एक आत्मा है, वो उसकी पीठ पर बैठा होता है। हमेशा की तरह विक्रम सोचता है कि बेताल सोचता है कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए। तो बेताल ने विक्रम को कहानी सुनानी शुरू की, और उसने कहा कि विक्रम खलील नाम का एक आदमी था जो बेरूत शहर में रहता था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो अलग अलग ग्रुप से थे। उसके जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और जो माँ थी वो उसकी सुन्नी मुसलमान थी। सुन्नी मुसलमान का मतलब होता है कट्टर मुस्लिम, जो बिल्कुल अपने धर्म के प्रति पक्के होते हैं। तो मॉडर्न सिटी थी, मॉडर्न सिटी के अंदर ये कोई अजीब बात नहीं थी। तो लेबनान में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते थे। लेबनान कंट्री थी, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते थे लेबनान के अंदर, और इसकी जो राजधानी थी वो बेरूत थी। तो कुछ लोग लेबनान से बेरूत में भी चले जाते थे, तो वहाँ साथ रहते थे, आपस में मेल जोल होता था। और अगर सिविल वॉर हो जाए तो एक दूसरे के लिए वो सिविल वॉर में भी झगड़ा कर जाते थे, लड़ जाते थे। तो इस तरह की जो लड़ाई वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ था। तो जो बच्चा है खलील जो स्टोरी सुना रहा है, उसमें खलील के चाचा मारे गए थे। तो बेटा जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ और लेबनान के सारे लीडर्स ने मिलकर कुछ ग्रुप को बिठाकर पावर शेयरिंग के मामले में उन्होंने कुछ डिसीजंस पर वो राजी हुए कि ऐसे तो सिविल वॉर चलते रहेंगे, कुछ क्यों ना शक्तियों को बांट लिया जाए, पावर को शेयर कर लिया जाए, जिससे कि झगड़े कम हों। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो कंट्री का प्रेसिडेंट मैरोनाइट पंथ का, उन्होंने कहा कि जो कंट्री का प्रेसिडेंट है कि मैरोनाइट पंथ का कोई भी कैथोलिक नहीं होना चाहिए। इनकी कंडीशन थी पहले। क्या कंडीशन थी कि इन्होंने कहा कि जो भी हमारा प्रेसिडेंट होगा मस्ट बिलोंग टू द मोरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। कि जो मोरोनाइट सेक्ट है, एक सेक्ट थे मतलब दो क्रिश्चियंस के, कि एक मोरोनाइट था एक दूसरा था। तो इन्होंने कहा था कि मोरोनाइट सेक्ट का कोई भी कैथोलिक नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म दो भागों में बढ़ चुका था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक में भी सेक्ट बने हुए थे। तो इन्होंने कहा कि कोई कैथोलिक नहीं होना चाहिए। तो फिर उस पर कौन होगा? इन्होंने कहा कि लेबनान का जो प्रधानमंत्री होगा वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता है। जो उप प्रधानमंत्री का पद है, यानी कि जो वाइस पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो रैंक है, उस रैंक पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है उनके लिए फिक्स किया गया। लेकिन वो शिया मुसलमान के लिए तय हुए। किसके लिए? कि दो लोग आ सकते हैं उसके ऊपर, ऑर्थोडॉक्स ईसाई और शिया मुस्लिम लोग। अब देखिए बेटा, ये तो चलो डिसाइड हो गया, उनकी सीट आपस में डिसाइड होगी कि जो प्रेसिडेंट है वो किस धर्म का नहीं होना चाहिए, तो वो कैथोलिक का नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री है उस पर या तो सुन्नी मुसलमान हो सकते हैं, सॉरी शिया मुसलमान, या ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो सकते हैं। तो बेटा इस तरह जब ये समझौता आगे बढ़ा तो आगे से ही जो ईसाई थे फ्रांस से उन्होंने प्रोटेक्शन की डिमांड, उन्होंने कहा कि आगे से जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं ये फ्रांस कंट्री से कोई भी प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम भी जो पड़ोसी सीरिया है, पड़ोस में यानी कि फ्रांस के पास में जो पड़ोसी देश है सीरिया, उसके साथ में एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। मतलब यूनिफिकेशन की मांग छोड़नी होगी। ये डिमांड नहीं होगी कि हमारे सीरिया कंट्री को यूनिफाइड कर दिया जाए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बेटा जब क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच ये समझौता हुआ था, तो जब दोनों की जो पॉपुलेशन थी करीबन बराबर ही थी, दोनों साइड से बराबर ही लोग थे। तो बेटा नेक्स्ट इन्होंने कहा है लास्ट में किस मेजॉरिटी के साथ इनका डिसीजन हुआ कि जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान लोग क्या दोनों पक्ष समझौते के साथ चल रहे हैं? भाई क्या मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों के दोनों में समझौता जो हुआ था क्या वो चला? तो खलील को इस समझौते में बहुत गड़बड़ लगी, और जितनी भी पॉलिटिकल उनकी महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो ये जितनी भी एम्बिशंस थी, तो उन्हें इस एम्बिशंस
जो इनकी एम्बिशंस थी, तो ये जो खलील था वो इसमें बहुत ही इस राजनीतिक जो पॉलिटिकल एम्बिशंस को पसंद करने वाले लोग थे ये खलील जो थे। तो लेकिन जो वहाँ की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके चलते तो वो बड़े पद पर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट थी वो तो दूसरों के लिए सिक्योर हो गई। अब ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना वो पिता की धर्म को मानता है। तो क्या चाहता है असली में, वो चाहता ही नहीं है कि किसी भी धर्म से जोड़कर उस खलील को पहचाना जाए कि भाई क्रिश्चियन या मुस्लिम, मम्मी इनकी मुस्लिम और पिता इनके क्रिश्चियन,